दोस्तों 26 नवंबर का आतंकवादी हमला हमारे देश के सबसे बड़े आतंकवादी हमलों में से एक माना जाता है। इस हमले ने मुंबई सहित पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इतना ही नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा पर 26 नवंबर अटैक ने सवाल खड़ा कर दिया था। दोस्तों पार्ट 1 में हमने देखा कि इस हमले की साजिश कैसे रची गई थी और आतंकवादी मुंबई तक कैसे पहुंचे थे, कौन कौन इसके पीछे शामिल थे और कैसे ये आतंकवादी समुद्री रास्ते से मुंबई में पहुंचे थे। ये सभी 10 आतंकवादी कराची बंदरगाह से 23 नवंबर 2008 को चलते हैं और 26 नवंबर 2008 को रात के तकरीबन 9 बजे साउथ मुंबई के कोलाबा में फिश मार्केट से होते हुए एक स्पीड बोट की सहायता से मुंबई में दाखिल होते हैं। सभी आतंकवादियों के पास दो बैग्स थे जो उन्होंने एक कंधे के आगे और एक कंधे के पीछे लटकाए हुए थे। इस तरह कराची से मुंबई पहुंचने की पूरी कहानी हमने डिटेल में पार्ट 1 में कवर की है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ये सभी आतंकवादी दो के ग्रुप में बढ़ जाते हैं और मुंबई के अलग अलग जगहों पर हमला करते हैं। यह पूरा आतंकवादी हमला 59 घंटों तक चलता है और उसके बाद इंडियन पुलिस इन आतंकवादियों पर काबू पाती है। यह हमला 26 नवंबर को 10 बजे शुरू होता है और 29 नवंबर को आखिरी आतंकवादी मारे जाने के बाद तकरीबन 59 घंटे के बाद बंद होता है। इस हमले के दौरान प्रशासन से संबंधित बहुत सी कमियां उजागर हुई। कराची से मुंबई ये सभी आतंकवादी पहुंच जाते हैं लेकिन उन पर किसी भी कौशल गार्ड की नजर नहीं जाती, किसी को कोई शक नहीं होता। हमला शुरू होने के बाद फोर्सेस को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने में भी काफी वक्त लगा। सरकार की तरफ से बहुत से लूप होल सामने आए। इन सभी चीजों पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो 26 नवंबर को सभी आतंकवादी मुंबई के कोलाबा में फिश मार्केट के पास उतरते हैं और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में प्रवेश करते हैं। फिश मार्केट से बाहर निकलकर सड़क पर ये सभी आतंकवादी आते हैं तथा दो के गुटों में बढ़ जाते हैं। दो के ग्रुप में सभी आतंकवादी अलग अलग टैक्सी पकड़ते हैं। सबकी मंजिल अलग अलग होती है। इन सभी के पास जीपीएस था, मुंबई का नक्शा था और इन सभी को अलग अलग टारगेट्स दिया गया था। इनके टारगेट्स मेनली ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, कोलाबा तथा सीएसटी स्टेशन दिए गए थे। ये सभी लोग अपने अपने दिए हुए टारगेट्स के अनुसार कोलाबा से टैक्सी में निकलते हैं। इनमें से सबसे नजदीक का टारगेट कोलाबा मार्केट था। यह काफी पॉज एरिया है और यहाँ पर काफी भीड़ होती है। कोलाबा मार्केट में ही एक बहुत ही प्रसिद्ध लियोपोल्ड कैफे है जहाँ पर कॉफी, ड्रिंक, टी जैसी चीजें मिलती हैं। इसे फॉरेनर्स का सबसे पसंदीदा कैफे माना जाता है। इस कैफे में रात के वक्त ज्यादा भीड़ होती है। 10 में से 2 आतंकवादी शोएब अलियास सोहेब और नाजिर अलियास अबू उमेर का टारगेट कोलाबा मार्केट ही था। जैसे ही ये लोग मुंबई में प्रवेश करते हैं उसके 10 से 15 मिनट के बाद तकरीबन रात के 9:40 पर ये दोनों आतंकवादी कोलाबा मार्केट में अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। गोलियां चलाते हुए ये दोनों आतंकवादी शोएब और नाजिर लियोपोल्ड कैफे में पहुंच जाते हैं। चारों तरफ चीख पुकार शुरू हो जाती है। कई लोग लहूलुहान हो जाते हैं। इसी दौरान किसी ने 100 नंबर डायल करके पुलिस को इसकी सूचना दी। लियोपोल्ड कैफे में गोलियां चलाने के बाद ये दोनों बाहर निकलते हैं और नरीमन हाउस की तरफ आगे बढ़ते हैं। सीएसटी स्टेशन का टारगेट अजमल आमिर कसाब और इस्माइल खान को दिया गया था। ये दोनों मुंबई में दाखिल होने के बाद टैक्सी पकड़कर सीधा सीएसटी स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। उस वक्त तकरीबन रात के 10 बज चुके थे। लोकल ट्रेन की वजह से सीएसटी स्टेशन पर काफी भीड़ होती है। सीएसटी स्टेशन पर आने के बाद दोनों आतंकवादी पहले बाथरूम में जाते हैं और अपनी अपनी गन लोड करते हैं। उसके बाद स्टेशन के मेन एरिया में आते हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा पब्लिक होती है। उन्होंने पहले एक ग्रेनेड फेंका जिससे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। दोनों आतंकवादियों ने अपने AK-47 से स्टेशन पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। लोगों की रोने चिल्लाने की आवाज शुरू हो जाती है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ये दोनों आतंकवादी AK-47 से लगातार गोलियां चलाए जा रहे थे। कुछ चश्मदीदों के अनुसार जिस वक्त कसाब गोलियां चला रहा था उस वक्त वह लगातार हंस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। कोलाबा में अक्सर पुलिस गश्त पे रहती है। कुछ मिनटों के बाद सीएसटी स्टेशन से गोलीबारी की खबर पुलिस तक पहुंच जाती है। जब पुलिस को इस घटना की सूचना मिलती है तो उन्हें पहले लगा कि ये कोई अंडरवर्ल्ड का गैंगवार है, क्योंकि अक्सर मुंबई में अंडरवर्ल्ड के दौरान कभी भी कहीं भी गैंगवार शुरू हो जाता था। कभी कभी पुलिस भी एनकाउंटर कर देती थी तो कभी कभी अंडरवर्ल्ड के गुट आपस में गोलीबारी कर देते थे, जैसे कि छोटा राजन, दाऊद वगैरह। इस प्रकार पहले कॉल के दौरान पुलिस गैंगवार समझ के सिचुएशन को कंट्रोल करने की योजना बना रही थी। सीएसटी स्टेशन पर गोलीबारी करने के बाद आतंकवादी कसाब और इस्माइल वहां से निकलते हैं। रात का वक्त हो चुका था इसलिए इन दोनों को रास्ता ढूंढने में परेशानी हो रही थी। ये दोनों रास्ता भटकने लगे थे। इस दौरान रास्ते में एक पुलिस स्टेशन पड़ता है, पर पुलिस वालों के पास AK-47 का सामना करने के लिए आधुनिक हथियार नहीं थे। इसलिए पुलिस स्टेशन में भी लाइट बुझा दी जाती है जिससे ये लोग पुलिस स्टेशन पर हमला ना कर सके। इस प्रकार दोनों आतंकवादी दूसरी तरफ चले जाते हैं। सीएसटी स्टेशन पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी थे, लेकिन जाहिर सी बात है AK-47 का सामना करने के लिए उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे। सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान सीएसटी स्टेशन पर आने वाली आगामी सभी ट्रेन को रोक दिया जाता है ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। भीड़ की वजह से सीएसटी स्टेशन पर सबसे ज्यादा नुकसान हो चुका था।
सीएसटी स्टेशन पर गोलीबारी के दौरान कुल 58 लोग मारे गए थे। कसाब और इस्माइल सीएसटी में फायरिंग करने के बाद पुलिस स्टेशन की तरफ से होते हुए कामा हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। गोलियों की आवाज हॉस्पिटल में भी सुनाई दे रही थी, इसलिए तब तक हॉस्पिटल में भी पैनिक फैल चुका था। इसलिए कामा हॉस्पिटल की सभी लाइट्स को बुझा दी जाती है। इन आतंकवादियों को कामा हॉस्पिटल का नक्शा पता नहीं था, क्योंकि यह हॉस्पिटल उनकी हिट लिस्ट में नहीं था। ये लोग गलती से हॉस्पिटल की तरफ पहुंच गए थे। इसके बाद ये लोग कामा हॉस्पिटल से वापस लौटकर आ जाते हैं। लौटते वक्त रास्ते में इन्हें एक पुलिस की जिप्सी दिखाई देती है। तब तक एटीएस इस केस में शामिल हो चुकी थी। उस गाड़ी में एटीएस के चीफ श्री हेमंत करकरे, अशोक कामटे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर बैठे हुए थे। इनके अलावा एक और ऑफिसर उस गाड़ी में मौजूद थे। इनमें से किसी भी ऑफिसर ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। ये दोनों आतंकवादी कसाब और इस्माइल एटीएस की गाड़ी पर फायरिंग कर देते हैं। हालांकि एटीएस के ऑफिसर्स भी फायरिंग करते हैं, लेकिन AK-47 का सामना करने के लिए जरूरी हथियार उनके पास नहीं थे। इस प्रकार गाड़ी में मौजूद सभी एटीएस के ऑफिसर शहीद हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों आतंकवादी पुलिस वालों की डेड बॉडीज को गाड़ी में से बाहर निकालकर फेंक देते हैं और उस गाड़ी पर कब्जा कर लेते हैं। गाड़ी लेकर ये लोग शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। मरीन ड्राइव में ओबेरॉय ट्राइडेंट के पास टैक्सी से 2 और आतंकवादी उतरते हैं तथा गोली चलाते हुए ओबेरॉय ट्राइडेंट में घुस जाते हैं। इसके बाद ताज होटल से भी खबर दी जाती है पुलिस स्टेशन में। नरीमन पॉइंट पर कुल 2 ताज होटल बनाए गए हैं। एक है ओल्ड ताज और दूसरा है न्यू ताज। न्यू ताज के पीछे की तरफ से 4 आतंकवादी गोलियां चलाते हुए ताज होटल में घुस जाते हैं। जब ये खबर पुलिस स्टेशन में दी गई तब पुलिस को लगा कि ये गैंगवार नहीं है, ये कुछ ज्यादा डेंजरस है। कुछ समय बाद खबर आती है कि विले पार्ले में एक टैक्सी में ब्लास्ट हो गया जो वेस्टर्न एक्सप्रेस वे की तरफ जा रही थी। उस टैक्सी में उस वक्त ड्राइवर सहित 5 लोग बैठे हुए थे। ब्लास्ट से उन सभी 5 लोगों की मौत हो जाती है। थोड़े बाद फिर खबर आती है कि मडगांव में भी एक टैक्सी में ब्लास्ट हो गया और उसमें 2 पैसेंजर तथा एक ड्राइवर सहित कुल 3 लोगों की मौत हो जाती है। मुंबई में प्रवेश करने के बाद जब ये लोग 2-2 के ग्रुप में अलग अलग टैक्सी में बैठ रहे थे, उसी वक्त इन्होंने 2 टैक्सी में उतरने के दौरान बम लगा दिया था और बाद में जब इन टैक्सियों में पैसेंजर्स बैठे तब ये बम ब्लास्ट हो गए। इस तरह साउथ मुंबई के अलावा 2 हमले विले पार्ले और मडगांव में भी हुए थे। उधर कसाब और इस्माइल पुलिस की जिप्सी से मेट्रो सिनेमा की तरफ पहुंचते हैं। मेट्रो सिनेमा के पास ये दोनों अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। यहाँ भी काफी पुलिस वाले थे जो रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु मेट्रो सिनेमा के पास करीब 10 लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद विधान भवन की तरफ ये लोग गुजरते हैं और वहाँ भी ये लोग फायरिंग करते हैं और वहाँ करीब 9 लोगों की मौत हो जाती है। फायरिंग के दौरान पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में पुलिस की जिप्सी पंक्चर हो जाती है। उसके बाद वहीं पास में ये दोनों एक स्कोडा गाड़ी को बंदूक की नोक पर रोकते हैं। उस गाड़ी में 3 महिलाएं सवार थी। तीनों को ये लोग बाहर निकालते हैं, लेकिन उन महिलाओं को मारते नहीं बल्कि जाने देते हैं। उनकी स्कोडा गाड़ी पर ये दोनों कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद ये दोनों स्कोडा गाड़ी से गिरगांव चौपाटी की तरफ भागते हैं। विले पार्ले और मडगांव के अलावा सभी हमले 4-5 किलोमीटर के रेडियस में ही हो रहे थे। इसी 4-5 किलोमीटर के रेडियस में पुलिस हेडक्वार्टर भी है, एटीएस का ऑफिस भी है और पुलिस स्टेशन भी है। अतः अब तक पूरी साउथ मुंबई की पुलिस इंक्लूडिंग एटीएस अलर्ट हो चुकी थी, इसलिए चारों तरफ नाकेबंदी शुरू कर दी गई थी। इसी बीच गिरगांव चौपाटी के पास से एक स्कोडा गाड़ी गुजरती है जो कि दोनों आतंकवादियों ने कब्जा किया था। ये लोग बैरिकेड को तोड़ते हैं, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में स्कोडा गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। दोनों तरफ से गोली चलती है, जिसमें कांस्टेबल तुकाराम ओम्बाले शहीद हो जाते हैं और इसी बीच इस्माइल खान को गोली लगती है और वो वहीं पर मर जाता है। गोली कसाब को भी लगी थी, लेकिन उससे हाथ और पैर में गोली लगी थी, जिससे उसकी जान नहीं जाती। इस प्रकार पुलिस कसाब पर काबू पा जाती है और इस तरह कसाब इकलौता जिंदा आतंकवादी था जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था। कसाब के पकड़े जाने के बाद करीब 1-1.5 घंटे के बाद सड़कों पर गोलीबारी बंद हो जाती है। कसाब के पकड़े जाने के बाद लगा कि सब कुछ शांत हो चुका है, क्योंकि अभी तक पुलिस को यह नहीं पता था कि इस हमले में कितने लोग शामिल हैं और बाकी के हमलावर कहाँ हैं। कसाब के पकड़े जाने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है, जिससे जल्द से जल्द पूरी साजिश का पर्दाफाश हो जाता है। इस प्रकार कसाब द्वारा दी हुई जानकारी के हिसाब से पुलिस का पूरा फोकस अब चला जाता है ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस पर। कुछ देर के बाद ताज होटल से गोलीबारी की आवाज आती है और आतंकवादियों द्वारा ग्रेनेड फेंका जाता है। ताज के गुंबद में आग लगा दी जाती है। इसके साथ ही ओबेरॉय और नरीमन हाउस से भी गोलीबारी की जानकारी मिलती है। कसाब पुलिस के कब्जे में था और इस्माइल मारा जा चुका था। ताज होटल में 4 आतंकवादी प्रवेश करते हैं। 2 आतंकवादी ओबेरॉय ट्राइडेंट में तथा नरीमन हाउस में 2 आतंकवादी घुस जाते हैं। इस प्रकार पुलिस द्वारा 10 आतंकवादी होने की पुष्टि की जाती है। ताज होटल में लगभग 1000 कमरे हैं और इत्तेफाक से उस दिन 90% कमरे बुक्ड थे। इस प्रकार इस हमले के 3 घंटे के बाद महाराष्ट्र सरकार ऑफिशियली अनाउंस करती है कि यह कोई गैंगवार नहीं बल्कि कोई बड़ा हमला है। अभी इन 3 होटल्स में कुल 8 आतंकवादी मौजूद थे। सरकार को इन होटल से सभी लोगों को बचाना था और आतंकवादियों से लड़ना था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसकी सूचना महाराष्ट्र की मरीन फोर्स को दे दी। इसके बाद सरकार की तरफ से दिल्ली में इस घटना की पूरी जानकारी दे दी जाती है और उनसे मदद की गुहार लगाई जाती है। जब तक सेंटर को फोन लगाकर इस घटना की सूचना दी जाती है तब तक लगभग 3 घंटे हो चुके थे।
मुंबई के आसपास एनएसजी का कोई भी सेंटर मौजूद नहीं था, अर्थात किसी इमरजेंसी में एनएसजी को बुलाने का कोई भी प्रबंध मुंबई में नहीं था। एनएसजी सिर्फ दिल्ली के करीब मानेसर में है। दिल्ली एयरपोर्ट से मानेसर जाने में तकरीबन 40 मिनट का वक्त लगता है। हमले के 3 घंटे बाद एनएसजी के चीफ श्री जे.के. दत्ता जी को इसकी सूचना दी जाती है। उन्होंने फौरन एनएसजी ट्रूप को तैयार होने के लिए कहा। इसके बाद पता चलता है कि जिस एयरक्राफ्ट से एनएसजी कमांडोज को दिल्ली से मुंबई जाना है वो इस वक्त दिल्ली में मौजूद नहीं है, बल्कि वह चंडीगढ़ में है। इसके बाद इस पूरे मामले में रॉ इंटरफेयर करती है। रॉ ने एनएसजी को बताया कि पालम एयरपोर्ट पर IL-76 प्लेन पार्कड है और उससे एनएसजी को मुंबई भेजा जा सकता है। लेकिन यह ट्रूप छोटा था और इसमें 120 कमांडोज ही जा सकते थे, जबकि 360 कमांडोज भेजे जाने थे। हमले की जानकारी मिलने से पहले कमांडोज रेडी नहीं थे। उन्हें ले जाने के लिए कोई प्लेन अवेलेबल नहीं था। जो प्लेन IL-76 अवेलेबल कराया गया उसमें फ्यूल नहीं था, उसे रीफ्यूल कराया गया। इन सभी चीज़ों में लगभग 2 घंटे निकल चुके थे। उसके बाद कमांडोज दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होते हैं। इस प्रकार 3 घंटे हमले के बाद 2 घंटे कमांडोज को रेडी टू फ्लाई करने में, अर्थात कुल 5 घंटों का वक्त निकल चुका था और मुंबई में आतंकवादियों द्वारा लगातार गोलीबारी की जा रही थी। नॉर्मली दिल्ली से मुंबई पैसेंजर प्लेन से 1.5 घंटे में पहुंचा जाता है, लेकिन इस प्लेन को पालम एयरपोर्ट से मुंबई पहुंचने में 3 घंटे लग जाते हैं। इस प्रकार 3 घंटे देरी से सेंटर को इन्फॉर्म करने में लगे, 2 घंटे एनएसजी को पालम एयरपोर्ट पर जाने में लगे तथा 3 घंटे पालम एयरपोर्ट से मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंचने में लग गए थे। मुंबई अटक को अब तक कुल 8 घंटे हो चुके थे। इसके बाद एनएसजी कमांडोज इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से अलग अलग लोकेशन पर भेजे जाते हैं। ताज होटल में सबसे ज़्यादा 4 आतंकवादी घुसे हुए थे, इसलिए एनएसजी कमांडोज के आने से पहले मरीन कमांडोज को बुलाकर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कहा गया था। मरीन कमांडोज का बेस मुंबई में होते हुए भी उन्हें ताज होटल तक आने में कुल 3 घंटे लग गए थे। इस प्रकार एनएसजी के आने से पहले मरीन कमांडोज आतंकवादियों से मुकाबला कर रहे थे। लोकल पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे। आतंकवादियों की मदद पाकिस्तान में बैठे उनके आका फोन पर कर रहे थे। जब आतंकवादियों ने अटैक किया था तब हर न्यूज़ चैनल इसकी पूरी जानकारी टीवी पर लाइव दिखा रहा था, जैसे कि कमांडोज पहुंचने वाला है, कमांडोज को पहुंचने में देरी हो रही है, मरीन कमांडोज के पहुंचने में देरी हो रही है, मुंबई पुलिस के पास हथियार नहीं है, इन जगहों पर ये पहुंच गए हैं, घेर लिया है, पुलिस अभी नहीं आई है, पुलिस अभी बाहर ही खड़ी है, कमांडोज का वेट किया जा रहा है, एनएसजी का वेट किया जा रहा है। ये सभी जानकारियाँ टीवी पर लाइव चल रही थी। उस वक्त मीडिया को भी इसका एहसास नहीं था कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। कराची में बैठे इनके आका जैसे कि लखवी उर्फ चाचा, जर्रा शाह, हाफिज सईद, ये सभी लोग कंट्रोल रूम बनाकर इंडियन टीवी चैनल्स, पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के जरिए सारी इन्फॉर्मेशन उन आतंकवादियों को फोन पर दे रहे थे। टेलीविजन के जरिए प्रशासन की सभी गतिविधियों पर इनके आका नजर जमाए हुए थे और उसी के अनुसार उन्हें फोन पर निर्देश दे रहे थे। एनएसजी के कमांडोज किसी तरह 27 नवंबर की मॉर्निंग को पहुंच जाते हैं। इन्हें अलग अलग गुटों में ताज होटल, ओबेरॉय, ट्राइडेंट तथा नरीमन हाउस में भेजा जाता है। लेकिन इन कमांडोज को इन सभी बिल्डिंग्स के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इन सभी कमांडोज के पास इन बिल्डिंग्स का कोई भी नक्शा नहीं था। बिल्डिंग्स में एंट्री, एग्जिट, किचन, फ्लोर्स, सीसीटीवी कैमरा, रूम्स जैसे किसी भी चीज़ के बारे में कमांडोज के पास कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए इन सभी बिल्डिंग्स के बारे में जानकारी जुटाने में भी थोड़ा वक्त और बर्बाद हुआ। बल्कि बिल्डिंग के बारे में आतंकवादियों के पास ज़्यादा जानकारी थी। डेविड हेडली ने ये सारी जानकारी टेररिस्ट को उपलब्ध कराई थी। डेविड हेडली ने पहले से ही पूरी रेकी कर रखी थी। उसने इन बिल्डिंग्स का पूरा नक्शा, फोटोग्राफ, सब कुछ इन आतंकवादियों को उपलब्ध कराया था। लेकिन हमारे कमांडोज की इनमें से किसी भी चीज़ की कोई जानकारी इनिशियली नहीं थी। जब ये कमांडोज मुंबई पहुंचते हैं तब जाकर इनको बिल्डिंग से संबंधित सभी जानकारियों से अवगत कराया गया था। जब ताज, ओबेरॉय और नरीमन हाउस से ये गोलीबारी चल रही थी और ये आतंकवादी लगातार पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से लगातार फ़ोन पर बात कर रहे थे और उनसे डायरेक्शन ले रहे थे कि कहाँ गोली चलानी है, कहाँ और कब ग्रेनेड फेंकना है, उसी वक्त एटीएस ने उन आतंकवादियों के सारे फ़ोन्स टैप कर लिए थे। एटीएस ने उन सभी को सर्विलांस पर डाल दिया था। इससे उनके द्वारा की जा रही सारी बातचीत रिकॉर्ड हो रही थी। सभी बातें एटीएस ऑफिसर्स क्लियरली सुन रहे थे। बाद में सभी न्यूज़ चैनल्स ने इस बातचीत को दिखाया भी था। उनकी बातें क्लियरली सुनी जा सकती थी, जैसे कि हेलीकॉप्टर आया, यहाँ पे गोली मारो, यहाँ ग्रेनेड फेंको, बर्स्ट करो, खिड़की पर जाओ, सोफे को जला दो, उस हॉस्टेज को मार दो, जैसी तमाम बातें क्लियरली सुनी जा रही थी। 27 नवंबर से ही सारी रिकॉर्डिंग एटीएस के पास उपलब्ध थी, लेकिन सभी टीम्स के बीच कम्युनिकेशन गैप था। ये सारी चीज़ें बाद में इंक्वायरी रिपोर्ट में सामने आई। इसने सभी लापरवाहियों की पोल खोल दी थी। एटीएस ऑफिशियल्स के पास सर्विलांस के जरिए सारी इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी इसकी जानकारी उन लोगों तक नहीं पहुंचाई गई जो इन बिल्डिंग्स में जाकर आतंकवादियों का सामना कर रहे थे। कमांडोज को नहीं बताया गया कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं और वो कहां पर क्या कर रहे हैं। नरीमन हाउस में जो हॉस्टेज को मारने की बात हो रही थी वो भी कमांडोज को काफ़ी देर के बाद बताई गई थी।
इन सभी चीज़ों ने मामले को बद से बदतर बना दिया, जिससे 59 घंटे लग गए इस पूरे ऑपरेशन को समाप्त करने में और इसमें कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। इसमें कुल 166 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। ताज होटल में करीब 31 लोग मारे गए थे। नरीमन हाउस में 7 लोग मारे गए थे। इसके अलावा ओबेरॉय में 30 लोग मारे गए थे। विले पार्ले में 5, मडगांव में 3, मेट्रो सिनेमा के बाहर 10, कामा हॉस्पिटल के पास 5 पुलिस वाले, विधान भवन के बाहर 9, गिरगांव चौपाटी के पास 1 पुलिस वाला, सीएसटी स्टेशन के पास सबसे ज्यादा 58 लोग मारे गए थे। ये सभी लोग इन जगहों पर इस हमले में मारे गए थे। 28 नवंबर को दोपहर 3 बजे ओबेरॉय ट्राइडेंट को खाली कराया गया, जहां पर 2 आतंकवादी थे। ओबेरॉय को इन आतंकवादियों ने तकरीबन 40 घंटे तक कब्जा कर रखा था। सबसे आखिर में नरीमन हाउस को खाली कराया गया, जहां पर 2 आतंकवादी तकरीबन 48 घंटे तक कब्जा किए हुए थे। मुंबई शहर इंडिया का इकोनॉमिकल कैपिटल माना जाता है और यह इस देश का सबसे इम्पोर्टेंट शहर भी माना जाता है। लेकिन एनएसजी का एक भी स्टेशन इस हमले के पहले मुंबई में नहीं था। एनएसजी स्टेशन सिर्फ मानेसर में था, जो कि दिल्ली के पास है। मुंबई शहर हमेशा आतंकवादियों के निशाने पर रहता है। यहाँ कभी भी आतंकवादी हमला हो सकता है, हाईजैकिंग हो सकती है, होटल्स पर कब्जा किया जा सकता है। इसलिए एनएसजी स्टेशन मुंबई के आसपास होना बेहद जरूरी है, ताकि एनएसजी को बुलाने के लिए हमें इंतजार करने की जरूरत ना पड़े। 2008 में सबक मिलने के बाद अब इन सब चीजों पर काम हुआ है। इस हमले पर काबू पाने के बाद कसाब को जब कब्जे में लिया गया था, तब सभी पुलिस वाले बेहद गुस्से में थे। सभी लोग उसे मार डालना चाहते थे, लेकिन किसी तरह लोगों ने अपने गुस्से पर काबू पाया और इस हमले से संबंधित सारी जानकारी उसे उगलवाई गई। पाकिस्तान की पोल पट्टी तब खुल गई जब जिस कुबेर बोट में ये 10 आतंकवादी आए थे, उसमें से उर्दू में लिखी हुई डायरी मिली, जिसमें 10 आतंकवादियों के नाम लिखे हुए थे। इसके अलावा अजमल कसाब ने भी इन सभी 10 आतंकवादियों के नाम बताए थे। ये आतंकवादी कुबेर में एक ग्रेनेड भी छोड़कर आए हुए थे, जिसपे मेड इन ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ था, जिसका एक ब्रांच पाकिस्तान में भी था। इन 10 में से 4 आतंकवादियों के पास कुछ पिस्टल मिले थे, जिसमें पेशावर की एक फैक्ट्री का मार्क था। 5 आतंकवादियों से नोकिया 1200 फोन मिले थे, जिससे 59 घंटों में कुल 40 कॉल पाकिस्तान से आए हुए थे और हर कॉल की डिटेल्स मौजूद थी। कुबेर बोट से डीजल का एक खाली कैन भी मिला था, जिसमें कराची के पेट्रोल पंप का स्टिकर लगा हुआ था। नकली विदेशी ब्रांड के पैंट शर्ट मिले थे, जिसमें पाकिस्तान के टेलर्स के लेबल लगे हुए थे। कुछ टॉयलेट पेपर्स भी मिले थे, जिनमें कराची के जिंक ब्रदर्स के स्टिकर मिले थे। पाकिस्तान में बना हुआ टच शेविंग क्रीम मिला, जो आतंकवादी अपने साथ लेकर आए हुए थे। कराची के एक दुकान से खरीदे गए आटे के पैकेट और पाकिस्तान में ही बने डिटर्जेंट साबुन के पैकेट भी मिले थे। नेस्ले मिल्क का पैकेट मिला, जिसमें पाकिस्तान लिमिटेड का लेबल लगा हुआ था। नमाज पढ़ने के लिए कुछ टोपियां मिली थी, जिनमें मुल्तान की एक दुकान का नंबर भी लिखा हुआ था। कुछ फेयरनेस पैकेट मिले, जिनमें दुबई के लेबल्स लगे हुए थे। इनके पास से कुछ लोहे के प्लेट्स मिले थे, जिन पर बंदूक बना हुआ था और उर्दू में कुछ लिखा हुआ था, जो ये अपने साथ खाने के लिए लेकर आए थे। सबसे बड़ी बात, इनसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस मिला था, जिसमें कराची से मुंबई तक का रूट फिक्स था। इन सभी सबूतों के आधार पर यह निश्चित हुआ कि ये सभी आतंकवादी पाकिस्तान से आए हुए थे। इसके बाद इसमें शामिल जकीउर रहमान लखवी उर्फ चाचा, जराह शाह, अबू हमजा, अबू खफा, इन सब के खिलाफ सबूत दिए गए। कॉल डिटेल से इन सब की आवाज भी मैच की गई। लखवी को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन 2015 में वो आज़ाद हो गया। हाफिज सईद आज भी आज़ाद है। यहाँ तक कि वो इलेक्शन भी लड़ा पाकिस्तान में, हालांकि उसके सारे उम्मीदवार हार गए और उन सभी उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई। डेविड हेडली को अमेरिका में 35 साल की सजा हुई और वो अभी जेल में है। कुल मिलाकर 26 नवंबर में शामिल सभी मास्टरमाइंड अभी भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं और यही सबसे अफसोसजनक चीज है। सिर्फ ये 10 आतंकवादी जो कि मोहरा थे वो मारे गए। सो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी पार्ट 2 की, जिसमें हमने डिटेल में देखा कि किस तरह से कसाब और उसके साथी आतंकवादी मुंबई के विभिन्न स्थानों पर हमले करके सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं और कई लोग इस हमले में घायल हो जाते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।